बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चल रहा था हमारा। उसमें हमने न्यूटन के तीनों नियम कर लिए थे, इंपल्स कर लिए थे, फ्री बॉडी डायग्राम कर लिया था। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो अपन शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपका अगला टॉपिक है। चलिए जी, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। एक्चुअली ये लॉ है, इफ एक्सटर्नल फोर्स is zero on a system, if external force is zero on a system, then linear momentum of system है ना, remains conserved। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो ऑन अ सिस्टम, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो देखिए क्या है, लॉ क्या है, इफ एफ इक्वल टू जीरो देन पी इज कांस्टेंट। ये लॉ है। कैसे इस लॉ को हम प्रूव करते हैं, देखो वी नो दैट कैपिटल एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। इसको प्रूव करना आएगा आपके, अब बड़ा छोटा सा एक लाइन दो लाइन का प्रूव। We know that F equal to dp upon dt, है ना। Hence if F equal to zero, then dp upon dt is equal to zero, then P is equal to constant। ध्यान दीजिए आप, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। यहां पर f बराबर जीरो है, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब f बराबर जीरो है तो dp अपॉन dt बराबर जीरो। इसको आप ऐसे भी दो स्टेप्स में भी लिख सकते हो, जैसे f बराबर जीरो है ना, देन dp अपॉन dt जीरो, क्योंकि f बराबर dp अपॉन dt होता है, ये जीरो, एंड दिस गिव्स अस dp बराबर जीरो इंटू dt। जीरो इंटू dt क्या आएगा, जीरो आएगा, ये आएगा। अच्छा, अब dp बराबर जीरो है तो dp बराबर जीरो होने का मतलब ये होता है, dp बराबर जीरो, इसका मतलब है कि नो चेंज इन मोमेंटम, तो p इज कांस्टेंट। dp बराबर जीरो का मतलब ये होता है p कांस्टेंट। तो ये बड़ा ही सिंपल सा रूल है। अगर नेट फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो फिर जो है p कांस्टेंट रहेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन। देखिए रिकॉइल ऑफ गन कैसे होता है। रिकॉइल ऑफ गन ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये गन है, ये आपका गन है। अच्छा, अब यहां पर ये बुलेट है, गन के अंदर बुलेट होती है, राइट। ट्रिगर होता है। अब ट्रिगर, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग जो है किसी तरीके से इस गन को जो है, इस बुलेट को थ्रो करती है। अब होता क्या है, शुरू में एट स्टार्ट में गन जो है वो रेस्ट पर होती है, बुलेट भी रेस्ट पर होती है। तो एट स्टार्ट गन एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट। गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर है। बाद में जब हम ट्रिगर दबाते हैं, तो ट्रिगर दबाते ही कुछ ऐसा होता है कि ये स्प्रिंग जो है रिलीज हो जाती है। स्प्रिंग रिलीज होते ही ये बुलेट तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है। अब होता क्या है
कि जब स्प्रिंग रिलीज होती है बुलेट तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है, तो देखिए फोर्स लगता है। फोर्स जो लगता है वो किस में लगता है? फोर्स एक्स बिटवीन गन एंड बुलेट, बट नॉट एक्सटर्नली। फोर्स एक्स बिटवीन गन एंड बुलेट बट नॉट एक्सटर्नली। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल फोर्स है। तो व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, then internal forces act between gun and bullet, है ना? When a bullet is fired from a gun, then internal forces act between gun and bullet, but no external force acts anywhere। मतलब बात यह है कि गन बुलेट में आपस में फोर्स लगता हो भले ही से, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए P इनिशियल इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इनिशियली दोनों जीरो हैं जी, इनिशियली दोनों जीरो हैं, कोई भी नहीं चल रहा है। तो ये P इनिशियल बराबर जीरो, ये इनिशियल मोमेंटम जीरो है, अब फायर करेंगे तो बुलेट आगे बढ़ेगी, है ना? तो भी टोटल मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए। नाउ फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो बी जीरो। नाउ फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग शुड ऑल्सो बी जीरो। ये नियम है साहब, इसको जीरो होना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो भैया टोटल मोमेंटम को कंजर्व रहना पड़ेगा। तो देखो फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग शुड ऑल्सो बी जीरो। अब मैं कहता हूं कि इफ VB, it is velocity of bullet on firing, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ गन इज कैपिटल V आफ्टर फायरिंग। वेलोसिटी ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है? तो देखिए अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एज पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखो, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। तो P फाइनल को मैं बोलूंगा मास ऑफ गन इंटू कैपिटल V प्लस स्मॉल m बुलेट इंटू स्मॉल v बराबर जीरो। तो आप चेक करिए, कैपिटल V इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन into small v. This is the recoil velocity of the bullet. Oh, sorry, gun. This is the recoil velocity of gun. Right? In this result, v is velocity of bullet. ध्यान दीजिए, in this result,
v is velocity of bullet, but sometimes we were not given the velocity of the bullet, है ना? sometimes we also, चलो मैं इसको पूरा आगे खिसका देता हूं, sometimes we also consider muzzle velocity of bullet। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, muzzle velocity of bullet। ये क्या चीज होती है? ये कुछ अलग चीज होती है ना? ध्यान दो बेटा, muzzle velocity of bullet। देखिए ये क्या है, तो मैं आपको ये वाली बात समझाता हूं कि muzzle velocity of bullet क्या होती है। ये एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ये याद रखिए। muzzle velocity of bullet, it is velocity of bullet with respect to gun, it is muzzle velocity of the bullet। तो v bullet minus v gun, it is equal to v bullet minus v gun, है ना? दिस इज v, है ना? तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक्चुअल में सवाल क्या है? इफ v इज द muzzle velocity, then if v is the muzzle velocity, बहुत सारे सवाल हैं। then velocity of bullet, this will be velocity of gun plus v। उधर ले जाओ आप, यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन, तो vg उधर चला गया, राइट? अब आप वापस से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए, है ना? तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होगा? P फाइनल बराबर P इनिशियल, वापस से वही बात। अब P फाइनल को हम लिखेंगे मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इट इज इक्वल टू 0। लेकिन अब आपको यहां पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट की जगह ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखनी पड़ेगी, तो लिटिल दिस विल बी डिफरेंट। तो देखिए क्या हुआ, ये मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज वेलोसिटी ऑफ गन प्लस v, इट इज इक्वल टू 0। अब ये आप यहां से मास ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू लिख दीजिए मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी। आपका अब जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आने वाली है वो आने वाली है mb इंटू वी अपॉन mg प्लस mb। ये आपका आंसर आएगा, यानी थोड़ा सा आंसर डिफर कर जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, प्लीज लुक एट द फॉर्मूला चार्ट। फॉर्मूला चार्ट में हमने पेज नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कर लिए, पेज नंबर 2 के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने अभी भी आपको पढ़ाया। अब मैं इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको बता ही चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, है ना? इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है नेट फोर्स 0। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, नेट फोर्स 0। इसको पता है मैं कैसे बताता हूँ? इसको मैं बताता हूँ ऊपर की ओर फोर्स बराबर नीचे की ओर फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स बराबर राइट साइड फोर्स, फ्रंट साइड फोर्स बराबर रियर साइड फोर्स। ये आपका क्या होता है? फोर्स का इक्विलिब्रियम होता है। और इक्विलिब्रियम जब होता है तो नेचुरल है, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा? इक्विलिब्रियम F एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो A बराबर 0 आएगा हमेशा, एक्सीलरेशन 0 आएगा, एक्सीलरेशन 0 आएगा। और एक्सीलरेशन 0 आने का मतलब क्या होता है? V वेक्टर कांस्टेंट है ना? आज हमारे बगल में थोड़ा सा जो है ना वो हो रहा है, क्या बोलते हैं ना, भजन कीर्तन, तो थोड़ा सा आवाज वगैरह आ रही होगी,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो होने दो, जो होता है, हम हमारी पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखो अब आपके जब ये चीजें समझ में आ गई, अब ये कंसेप्ट इतना भारी कंसेप्ट है कि इस पर कम से कम 200 सवाल है। आप कहोगे एक कंसेप्ट पर 200 सवाल, ऐसे ही तो है। अगर डू योर सेल्फ के कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिए, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 15। देखो, डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 15। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड। देखिए, अब इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी है, इन्होंने मजल वेलोसिटी नहीं बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, इन्होंने कहा है कि बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, तो मास ऑफ द बुलेट दे दिया इन्होंने 50 ग्राम, राइट। अच्छा, मास ऑफ द गन भी दे रखा है क्या? मास ऑफ द गन 4 किलोग्राम है, मास ऑफ द गन है 4 किलोग्राम। अच्छा जी, अब इन्होंने डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दिया है, क्योंकि मजल वेलोसिटी नहीं दिया इन्होंने, है ना। हाँ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ज्यादातर सवालों में वेलोसिटी ऑफ बुलेट ही देंगे, लेकिन ये एडवांस वाले है ना, ये वेलोसिटी ऑफ मजल दे देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है ये आपको दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या चाहिए? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन चाहिए। बड़ा आसान सवाल हो गया, तो बहुत ही इजी सवाल हो गया। देखिए, शुरू में क्या है, शुरू कंसेप्ट है पी फाइनल बराबर पी इनिशियल, एच पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो पी फाइनल बराबर पी इनिशियल, पी फाइनल है मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बराबर 0, क्योंकि इनिशियली सब 0 था। इनिशियली मास ऑफ द गन इंटू 0, मास ऑफ द बुलेट इंटू 0, इनिशियली सब रेस्ट पर थे, बाद में ही चलते हैं सब। अब देखिए, मास ऑफ द गन इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन बराबर माइनस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। चलिए, आप मास ऑफ द बुलेट बताइए। मास ऑफ द बुलेट है 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब होता है 0.05 किलोग्राम। बी वेरी वेरी केयरफुल। 50 ग्राम, 50 ग्राम का मतलब है उसमें 1000 का भाग लगाइए, ठीक है, तो आपका किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है इन्होंने 35। अब आपको चाहिए मास, वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ गन आएगा माइनस 0.05 इंटू 35 अपॉन 4 किलोग्राम। हाँ जी, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, इस आंसर को, ये आएगा माइनस 1.75 अपॉन 4। अब 1.75 अपॉन 4 तो माइनस 0.4375, 0.4375। आंसर देख करके लिख दिया है मैंने, कैलकुलेशन की नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो आएगा यही 17, तो 6 4 4 16 होता है, सही है, एकदम सही, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। 16 of the formula chart. Two objects each of mass m 5 kilogram are moving in the straight line but in opposite direction towards each other with same velocity speed. They stick to each other after collision. What will be the velocity of the combined object after collision? वाह, देखिए जी, एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, 3 की स्पीड से जा रहा था इधर। एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, दूसरा वाला, वो भी 3 की स्पीड से आ रहा है इधर। यानी कि दोनों ब्लॉक इक्वल अपोजिट स्पीड से चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक इक्वल अपोजिट स्पीड से चल रहे हैं। और जब दोनों इक्वल अपोजिट स्पीड से चल रहे हैं तो देखो क्या होगा, मैं कहूंगा P इनिशियल, P इनिशियल दैट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। भाई आपस में टकरा रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूं, इनमें टक्कर होगी। क्या होगी? इनमें टक्कर होगी। तो पहला वाला ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पहले वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। टक्कर होती है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते ही लगाते हैं। लेकिन एक चीज ये होती है कि जब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो इस वाले केस में भी एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो देखिए 5 इंटू 3i कैप प्लस 5 इंटू माइनस 3i कैप, कुल मिलाकर के 0 आ जाता है।
तो पी फाइनल होगा 10 किलोग्राम इंटू वी, 10 किलोग्राम इंटू वी फाइनल, और ये बराबर पी इनिशियल, तो ये बराबर 0, इसलिए वी फाइनल बराबर 0 होगा, यानी कि फाइनली रेस्ट पर आ जाएगा, बोथ विल कम टू रेस्ट। सो फाइनली आफ्टर स्टिकिंग है ना, हाँ, तो फाइनली आफ्टर स्टिकिंग, जब वो स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना, तो आफ्टर स्टिकिंग की स्पेलिंग में सी आता है ना, हाँ, फाइनली आफ्टर स्टिकिंग दे बोथ कम टू रेस्ट, दोनों शांति से बैठ जाएंगे, कोई नहीं चलेगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करिए। Look at question number 17. A cannon of mass 100 kilogram. A cannon of mass 100 kilogram is kept on a frictionless floor. ठीक है? If a cannonball of 1 kilogram is fired from it with a speed of this, velocity of the cannon move. बेटा ये तो क्वेश्चन नंबर 15 ही है, तो क्वेश्चन नंबर 17 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 15, दोनों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन है सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। इन्होंने मजल वेलोसिटी नहीं दी है, है ना, हाँ, मजल वेलोसिटी दे दे तो प्रॉब्लम है ना, इन्होंने दी नहीं है, हम क्या करें, नहीं दी तो नहीं दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक्चुअली मजल वेलोसिटी जो है ना, थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। 18 देखिए, अ बॉम्ब ऑफ मास 12 किलोग्राम एक्सप्लोड into two pieces of 4 kilogram and 8 kilogram. The velocity of the 4 kilogram is this. Find the velocity of the 8 kilogram. देखो बेटा, 12 किलोग्राम का एक कोई था बम, इसमें एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन हो करके ये क्या बन जाता है, 8 और 4 में बढ़ जाता है, 8 किलोग्राम 4 किलोग्राम में बढ़ गया। पहले 12 किलोग्राम वाला रेस्ट पर था, हाँ जी, रेस्ट पर था ना पहले, यस। तो देखो पी इनिशियल, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18 में पी इनिशियल बराबर 12 इंटू 0 बराबर 0, ये तो पी इनिशियल हुआ। बाद में क्या होगा कि पी फाइनल में 4 किलोग्राम वाला इधर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 4 किलोग्राम वाला इधर स्पीड जा रहा है -20 से जा रहा है क्या, 4 किलोग्राम वाला 20 की स्पीड से जा रहा है साहब, 20 मीटर पर सेकेंड। एक बार जरा सवाल को पढ़ो अच्छी तरह से। 4 kilogram. The velocity of 4 kilogram is this. Then what is the velocity of mass 8 kilogram? देखना जरा। चलिए अब हम बात करेंगे कि P फाइनल में क्या हो रहा है, 8 इंटू वी, इसका हमें पता नहीं है, वी प्लस 4 इंटू 20 ये पता है, ये बराबर 0 है, इसको 0 होना पड़ेगा, P इनिशियल के बराबर होना पड़ेगा, है ना, राइट। तो देखिए 8v इक्वल टू -80 है, तो v इक्वल टू कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसमें आंसर 4 दे रखा है, जो कि गलत लग रहा है ना, वो तो गलत है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ 8 किलोग्राम इज -10 आना चाहिए, ये पता नहीं 4 क्यों टाइप कर गए। ये टाइपिस्ट जो है ना, कई बार कुछ का कुछ देख जाते हैं, अब वो देख रहे होंगे, वो 4 दिख गया होगा, कर दिया कुछ, तो -10 ही है ये, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, चेक करिए आप एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। 12 किलोग्राम वाला बॉम्ब था, वो पहले रेस्ट पर था, तो 12 इंटू 0 बराबर 0 हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ये 8 इंटू वी, फिर ये 4 इंटू 20 ये बराबर 0, तो ये 8 इंटू वी बराबर -80, भाई 20 इंटू 4 तो 80 होता है ना, ये -10 आना चाहिए, बिल्कुल। मास डबल हो गया तो वेलोसिटी आधी होगी, सही बात है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स के और बहुत सारे केसेस करेंगे, तो उसका वीडियो मैं अलग से आपको बना के भेजेंगे आज ही, ठीक है। नमस्ते।